सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है फिर से आपका हेमेटोलॉजी की दुनिया में। टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन सिकल सेल एनीमिया, जिसको आधा अपन ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। बचे हुए जो पोर्शन है उसको यहाँ पर पढ़ते हैं अपन। अभी तक कौन कौन से पॉइंट हैं जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले बीमारी की परिभाषा। सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोमल recessive inherited disorder characterized by production of sickle shaped RBC from bone marrow। कब तक? आंसर है जब तक है जान। बोले तो जिंदगी भर इसी तरह की आरबीसी का प्रोडक्शन होता रहेगा। अगले पॉइंट पर आए आप। व्हाट इज द एटियोलॉजी ऑफ सिकल सेल एनीमिया? तो सिकल सेल एनीमिया की एटियोलॉजी होती है माँ बाप। बोले तो डिफेक्टिव जीन माँ बाप से मिलता है। कहां पर होता है ये डिफेक्टिव जीन? ऑटोसोम पर पाया जाता है। पॉइंट नंबर 1। कैसा होता है ये डिफेक्टिव जीन? रिसेसिव होता है। क्या यह बीमारी एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाती है? यस, यह बीमारी एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर होती है। अगला पॉइंट, व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सिकल सेल एनीमिया? सिकल सेल एनीमिया की स्थिति में हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली बीटा चेन के छठे नंबर के एमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड का प्रतिस्थापन वैलिन से हो जाता है, जिससे पूरी की पूरी बीटा चेन खराब हो जाती है। बीटा चेन खराब होगी तो ग्लोबिन प्रोटीन खराब होगा। ग्लोबिन प्रोटीन खराब होगा तो हीमोग्लोबिन खराब होगा, और हीमोग्लोबिन खराब होगा तो आरबीसी खराब हो जाएगी। और कैसी बन जाएगी आरबीसी? सिकल शेप्ड हो जाएगी, क्योंकि इन आरबीसी में ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता नॉर्मल आरबीसी की तुलना में काफी कम होती है। इसलिए इस पर्टिकुलर कंडीशन में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इसलिए यह एक तरह का एनीमिया है, क्योंकि इसका कारण है सिकल शेप आरबीसी का पैदा होना। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सिकल सेल एनीमिया। परिभाषा हो गई, एटियोलॉजी हो गई, पैथोफिजियोलॉजी हो गई। व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया? तो देखें, सिकल सेल एनीमिया के अंतर्गत आने वाले सारे के सारे सिम्टम मौजूद होंगे। हिपैटोमेगैली हो जाएगी, स्प्लीनोमेगैली हो जाएगी, दोनों ऑर्गन ज्यादा काम करेंगे। हीमोलाइटिक एनीमिया होगा, और साथ के अंदर हीमोलाइटिक जॉन्डिस भी होगा, क्योंकि बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। अब स्प्लीन इतना ज्यादा काम करेगा तो स्प्लीन डैमेज होगा, और स्प्लीन के डैमेज होने की वजह से इंसान में रिस्क ऑफ इन्फेक्शन डबल हो जाएगी। तो ये टोटल पोर्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आगे बढ़े आप, नेक्स्ट पॉइंट पर आए तो एक स्पेशल चीज जो इसके अंदर अपन को सीखनी है। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपके मेरे शरीर में इस तरह की आरबीसी, आपके मेरे शरीर में इस तरह की आरबीसी, और सिकल सेल एनीमिया वाले मरीज में इस तरह की आरबीसी, सिकल सेल एनीमिया वाले मरीज में इस तरह की आरबीसी। अच्छा, इस तरह की आरबीसी नॉर्मल अवस्था में ऑक्सीजन को ले जाने में सक्षम नहीं। इस तरह की अवस्था में आरबीसी ऑक्सीजन को ले जाने में सक्षम नहीं। तो मेरा यहां पर आपसे क्वेश्चन है कि फिर ये इंसान जीवित कैसे रहता है? जब ये आरबीसी ऑक्सीजन को ले ही नहीं जा सकती, तो बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल 0 हो जाना चाहिए और इंसान के सारे ऑर्गन को काम करना बंद कर देना चाहिए। बोले तो इंसान मर जाना चाहिए। यानी जर्नल सा मतलब है कि यदि अपन इसको प्रैक्टिकली सोचें कि किसी भी इंसान के अंदर सिकल सेल आरबीसी भरी हुई है, तो उसके शरीर में ऑक्सीजन कैरी नहीं हो रही। बिना ऑक्सीजन के कैरी हुए इंसान जिंदा कैसे है, इस बात पर अपन को चर्चा करनी है। तो यहां पर नॉर्मली होता यह है कि ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी आरबीसी सिकल शेप होती। ऐसा नहीं होता सारी की सारी आरबीसी सिकल शेप होती है। यह पॉसिबिलिटी है कि 70 आरबीसी तो होती है नॉर्मल, और 30% आरबीसी होती हैं सिकल शेप। 70% आरबीसी तो होती है नॉर्मल, और 30% आरबीसी होती हैं सिकल से। बताओ, इन्हीं के सहारे तो जिंदा रहेगा।
यदि 100 के 100% सिकल सेप आरबीसी हो गई तो इंसान का जिंदा रहना संभव नहीं है। परंतु ऐसा माना जाता है कि ये सारी आरबीसी भी सिकल सेप ही है, ये सारी आरबीसी भी सिकल सेप ही है, अगर इन आरबीसी पर ऑक्सीजन का लोड अपन ने कम डाला हुआ है। अगर इन आरबीसी पर ऑक्सीजन का लोड अपन ने कम डाला हुआ है, बहुत कम मात्रा के अंदर ये ऑक्सीजन को लेकर जा रही हैं, तो ये नॉर्मल शेप में रहती, नॉर्मल शेप में रहती हैं। कब रहती हैं? जब इनके ऊपर अपन ने ऑक्सीजन का लोड कम डाला हुआ है। परंतु जैसे ही आप इन पर ऑक्सीजन का लोड बढ़ा देते हो, जैसे ही आप इन पर ऑक्सीजन का लोड बढ़ा देते हो, बोले तो इनको ज्यादा ऑक्सीजन ले जानी पड़ रही है, इनको ज्यादा ऑक्सीजन ले जानी पड़ रही है, तो इनमें से काफी आरबीसी सिकल सेप आरबीसी में कन्वर्ट हो जाती, इनमें से काफी आरबीसी सिकल सेप आरबीसी में कन्वर्ट हो जाती हैं। यानी इसको यूं समझें कि यदि मेरे अंदर सिकल सेल एनीमिया है तो मेरे अंदर 70-30 का रेशो है, 70-30 का रेशो है। 70% नॉर्मल आरबीसी है, 30% आरबीसी सिकल सेप है। परंतु यहां अपन बात करें, यदि मेरी बॉडी में ऑक्सीजन का लोड बढ़ेगा, किसके ऊपर बढ़ेगा? आरबीसी के ऊपर। अच्छा, मेरी बॉडी में ऑक्सीजन का लोड कब बढ़ेगा? जब मेरी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी। अच्छा, मेरे शरीर की हर एक सेल को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, इसका जर्नल सा मतलब क्या माने अपन कि मेरे शरीर में हाइपोक्सिया हो रहा है, मेरे शरीर में हाइपोक्सिया हो रहा है। बताओ, हाइपोक्सिया हो रहा है तो मेरे शरीर का टिश्यू, फॉर एग्जांपल मेरे शरीर का ये टिश्यू, इसमें हाइपोक्सिया हो रहा है, ये सिग्नल भेजेगा ब्रेन को, और ब्रेन ऑटोमेटिकली रेस्पिरेशन की रेट भी बढ़ाएगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की पंपिंग भी बढ़ाएगा, और साथ में जो ऑक्सीजन ले जाने वाली सेल हैं आरबीसी, उनके नंबर भी थोड़े बहुत बढ़ाएगा। मैंने आपको बताया था हाइपोक्सिया के अंदर आरबीसी के नंबर बढ़ जाते हैं। इसका मतलब जब जब शरीर में हाइपोक्सिया होगा, जब जब शरीर के अंदर हाइपोक्सिया होगा, तब तब नॉर्मल आरबीसी कौन सी आरबीसी में कन्वर्ट हो जाएंगी? सिकल सेप आरबीसी में। तो शायद ऐसा होता होगा कि जब जब बॉडी में हाइपोक्सिया डेवलप होता है तो इनका रेशो शायद ये हो जाता हो। अब बताओ, ये रेशो होने का मतलब क्या समझ रहे हैं आप कि पहले 70-30 था, अब 50-50 हो गया। और ज्यादा हाइपोक्सिया बढ़ेगा तो ये और ज्यादा कम होंगी, ये 40 हो जाएंगी, ये 60 हो जाएंगी। और ज्यादा हाइपोक्सिया बढ़ेगा तो बिल्कुल रिवर्ट हो जाएगा, ये 30 हो जाएंगी, ये 70 हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ? शरीर में सिकल सेल एनीमिया वाले मरीज के शरीर में कभी भी हाइपोक्सिया नहीं होना चाहिए। अगर इसके शरीर में हाइपोक्सिया होगा तो क्या होगा? नॉर्मल आरबीसी किसके अंतर्गत कन्वर्ट होंगी? सिकल सेप आरबीसी में कन्वर्ट होंगी। नॉर्मल आरबीसी का सिकल सेप आरबीसी के अंदर कन्वर्ट होना, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को नाम देते हैं अपन सिकलिंग। यानी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है सिकलिंग प्रोसेस। इस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है सिकलिंग प्रोसेस। सिकलिंग प्रोसेस का मतलब होता है नॉर्मल आरबीसी का सिकल सेप आरबीसी में कन्वर्ट हो जाना। नॉर्मल आरबीसी का सिकल सेप आरबीसी में कन्वर्ट हो जाना, ये नॉर्मल आरबीसी है, और यह नॉर्मल आरबीसी सिकल सेप आरबीसी में कन्वर्ट हो गई। इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को नाम देते हैं अपन सिकलिंग प्रोसेस। सिकलिंग प्रोसेस कब होगा? जब इस आरबीसी के ऊपर ज्यादा ऑक्सीजन डाल देंगे अपन। यानी जब जब ये ज्यादा ऑक्सीजन को ले जाने लगेगी, तब तब शरीर में सिकलिंग प्रोसेस बढ़ेगा। सिकलिंग प्रोसेस कौन सी अवस्था में मेनली बढ़ता है? तो इसका आंसर है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया के अंदर सिकलिंग प्रोसेस बढ़ जाता है। यानी इसको यूं समझें कि ये कोई खच्चर है जिस पर अपन ने 50 किलो वजन लादा हुआ। अगर आप उस पर वजन 50 की जगह 100 किलो कर देते हैं तो वह चल नहीं पाता, बैठ जाता है। वह बैठ जाता है, चलने में असमर्थ हो जाता है। सेम इसी तरह की कहानी यहां दोहराई जा रही है। अगर ये कुछ एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को ले जा रही है तो नॉर्मल रहेगी। अगर जैसे ही इस पर ऑक्सीजन का दबाव बढ़ेगा, ज्यादा ऑक्सीजन इसको ले जानी पड़ेगी, तो यह नॉर्मल से किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? सिकलिंग में।
सिकल सेप आरबीसी में कन्वर्ट हो जाएंगी। और शायद आप भली बाती समझ पा रहे हैं कि सिकलिंग होना बॉडी के लिए घातक है। बॉडी में कहां तो 70% नॉर्मल और 30% सिकल सेप आरबीसी हैं और कहां दोनों बराबर हो गई। तो ये सिकलिंग आरबीसी बॉडी में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं पहुंचा पाएंगी। नहीं पहुंचाने का परिणाम यह होगा कि बॉडी में डेवलप हो जाएगा साइनोसिस। बॉडी में डेवलप हो जाएगा साइनोसिस। साइनोसिस के डेवलप होने का कारण ये समझें आप, ये ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल में सिकल सेप आरबीसी आएंगी तो सिकल सेप आरबीसी आपस में ज्वाइन हो जाती। सिकल सेप आरबीसी आपस में ज्वाइन हो जाती हैं। ज्वाइन होने का मतलब है क्लंप बना लेती हैं। क्लंप बनाने का परिणाम क्या होगा कि ब्लड वेसल अवरुद्ध हो जाएगी। क्लंप बनाने का परिणाम होगा ब्लड वेसल अवरुद्ध हो जाएगी। तो यहां पर ब्लड वेसल में रुकावट आ जाएगी। ब्लड वेसल में रुकावट आने का मतलब है वेजो ऑक्लूजन। ब्लड वेसल में रुकावट आने का मतलब है वेजो ऑक्लूजन। बहुत बार ऐसा होता है कि सिकल सेल एनीमिया वाला कोई कैंडिडेट जब एक्सरसाइज करता है तो उसके हाथ पैर नीले पड़ जाते हैं और हाथ पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। सिकल सेल एनीमिया वाला कैंडिडेट घर से निकला दौड़ लगाने के लिए, 2 किलोमीटर दौड़ने के बाद उसके हाथ पैर नीले पड़ गए और हाथ पैरों में दर्द होने लगा। हाथ पैरों का नीला पड़ना साइनोसिस हो गया, साथ में उनमें पेन भी हो रहा है। क्या कारण माने अपन, जब वो दौड़ लगाने गया तो शरीर में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने का मतलब शरीर में कौन सी परिस्थिति पैदा हुई, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का परिणाम क्या हुआ कि नॉर्मल आरबीसी किसमें कन्वर्ट हो गई, सिकल सेप आरबीसी। नॉर्मल आरबीसी सिकल सेप आरबीसी में कन्वर्ट हो गई तो हाथ पैरों की जो छोटी छोटी आर्टरी हैं उनको ब्लॉक कर दिया। बताओ, आर्टरी को ब्लॉक करने का मतलब है हाथ पैरों को मिलने वाली ऑक्सीजन सप्लाई कम हुई तो नीले पड़ जाएंगे, बोले तो साइनोसिस होगा। ब्लड वेसल को ब्लॉक करने का मतलब है टिश्यू को जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का पर्टिकुलर परिणाम क्या होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। और बताओ, लैक्टिक एसिड जब जब बनता है तो शरीर में पेन पैदा करेगा। तो जैसे ही सिकल सेप आरबीसी के नंबर बॉडी में बढ़ते हैं वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस डेवलप हो जाता है, जिससे हाथ पैरों में दर्द और साथ में साइनोसिस डेवलप हो जाता है। इस पर्टिकुलर परिस्थिति को नाम देते हैं हैंड एंड फुट सिंड्रोम। इस पर्टिकुलर परिस्थिति को नाम देते हैं अपन हैंड एंड फुट सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ सिम्टम। तो 2 सिम्टम आ रहे हैं पर्टिकुलर इसके अंदर 2 सिम्टम आ रहे हैं। कौन कौन से सिम्टम आ रहे हैं यदि अपन बात करें, एक सिम्टम तो आ रहा है हाथ पैर नीले पड़ रहे हैं, साथ में हाथ पैरों के अंदर दर्द हो रहा है। इसको अपन बोलते हैं हैंड एंड फुट सिंड्रोम। ये कंडीशन डेवलप होती है जब जब शरीर में क्या होगा, हाइपोक्सी। इस प्रोसेस को क्या नाम दे रहे हैं अपन, सिकलिंग प्रोसेस। अब यहीं पर अपन आगे बढ़े। शरीर में कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनमें हाइपोक्सिया डेवलप हो जाता है। शरीर में कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनमें बॉडी के ऑर्गन को परफ्यूजन नहीं मिलता और हाइपोक्सिया डेवलप हो जाता है। तो देखें, बहुत सारी कंडीशन है जिनके अंदर हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। जैसे एक तो शरीर में जब परफ्यूजन नहीं मिलता तब भी आरबीसी को ज्यादा काम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हाइपोवोलेमिया हो गया, शरीर में हाइपोवोलेमिया हो गया, बोले तो डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, ब्लड लॉस हो गया। किसी भी तरह का हाइपोवोलेमिया यदि शरीर में हुआ है तो शरीर के ऑर्गन को मिलने वाला परफ्यूजन कम हो गया, जिससे बॉडी का सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा। और सिंपैथेटिक सिस्टम के स्टिमुलेट होने का जनरल सा परिणाम होता है ब्लड वेसल का वेजो कंस्ट्रिक्शन। और वेजो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से बॉडी में आरबीसी पर लोड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी में हाइपोक्सिया डेवलप हो जाता है। तो हाइपोक्सिया की कंडीशन पढ़ रहे हैं या अपन वो कंडीशन पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी कंडीशन में सिकलिंग होगी, कौन कौन सी अवस्था में सिकलिंग होगी। तो एक तो हो गया नंबर 1 तो हाइपोक्सिया, हाइपोवोलेमिया। और अपन आगे बढ़े,
यदि कोई इंसान लेह लद्दाख घूमने जाएगा तो, बोले तो ऊंचाई वाले स्थानों पर घूमने जाएगा तो, हाई एटीट्यूड में जाएगा। आप सभी ने पढ़ा हुआ है हाई एटीट्यूड में वहां एटमॉस्फेयर के अंदर क्या नहीं है, ऑक्सीजन। शरीर में क्या डेवलप होगा, हाइपोक्सिया। अगली कंडीशन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी हाइपोक्सिया डेवलप होगा। अब यहां पर सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों होगा, पढ़ा है अच्छे से आपने। प्रेगनेंसी के दौरान होता है फिजियोलॉजिकल एनीमिया। प्रेगनेंसी के दौरान होता है फिजियोलॉजिकल एनीमिया, और फिजियोलॉजिकल एनीमिया का मतलब शरीर में क्या डेवलप हो रहा है, हाइपोक्सिया। उसके अलावा स्ट्रेस, जब भी तनाव होगा तो भी शरीर में हाइपोक्सिया जैसी कंडीशन आएगी। देखें, जब जब अपन तनाव में होते हैं तो बीपी बढ़ जाता है। सभी साथी इस बात को जानते हैं, बीपी बढ़ जाता है, तनाव की वजह से हार्ट ज्यादा काम करता है। आगे इस पर डिस्कस करेंगे अपन। तनाव जो है अपने ब्रेन में हाइपोथैलेमस को अफेक्ट करता है। हाइपोथैलेमस अपने ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। तनाव की स्थिति में जाने पर अपने शरीर का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेट होने की वजह से बॉडी की ब्लड वेसल में वेजोकंस्ट्रिक्शन होता है। वेजोकंस्ट्रिक्शन की वजह से ही बीपी बढ़ता है। तो वेजोकंस्ट्रिक्शन होने का परिणाम क्या होगा बताओ, बॉडी के ऑर्गन को मिलने वाली ऑक्सीजन सप्लाई कम, और ऑक्सीजन सप्लाई कम होने का मतलब बॉडी के ऑर्गन में क्या हो रहा है, हाइपोक्सिया। बॉडी के ऑर्गन में क्या हो रहा है, हाइपोक्सिया। तो देखें यहां पर बॉडी में सिकल सेल एनीमिया वाले मरीज में सिकलिंग प्रोसेस कब कब होगा, सिकलिंग प्रोसेस कब कब होगा, उसके लिए यह फैक्टर जिम्मेदार हैं जो बोर्ड पर आपके सामने लिखे हुए। हाइपोक्सिया की अवस्था में होगा, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में होगा, डायरिया की कंडीशन में होगा, वॉमिटिंग की कंडीशन में होगा, ऊंचाई पर जाएंगे तो होगा, ऊंचाई पर जाएंगे तो होगा, प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है तो होगा, और तनाव बहुत ज्यादा रहने पर भी बॉडी में सिकलिंग प्रोसेस चलेगा। तो ये सारे के सारे फैक्टर हैं जो सिकलिंग को एक्सेलरेट करते हैं। ये सारे के सारे फैक्टर सिकलिंग को एक्सेलरेट करते हैं, बोले तो सिकलिंग के प्रोसेस को बढ़ाने का काम करते हैं। इस पर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन को भी सुने और गौर से ऑप्शन को भी सुने। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क फैक्टर, which of the following risk factor is not associated with sickle cell crisis? Which of the following risk factor is not associated with sickle cell crisis? ऑप्शन में नंबर 1 था प्रेगनेंसी, नंबर 2 था फ्लूइड ओवरलोड, नंबर 3 था स्ट्रेस, और नंबर 4 था हाई एटीट्यूड। निम्न में से कौन से फैक्टर से सिकल सेल क्राइसिस नहीं होगा, या सिकल सेल क्राइसिस के लिए कौन सा प्रेसिपिटेटरी फैक्टर नहीं है? देखो ऑप्शन के अंतर्गत एक आया था स्ट्रेस, स्ट्रेस तो है। एक आया था प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी भी है, इससे भी सिकल सेल क्राइसिस होगा। एक आया था हाई एटीट्यूड, इससे भी होगा। और चौथा था फ्लूइड ओवरलोड। यहां पर गौर कर रहे हैं आप, फ्लूइड की कमी होने पर सिकल सेल या सिकलिंग प्रोसेस होता है। फ्लूइड की कमी होने पर सिकलिंग प्रोसेस होता है, नॉर्मली फ्लूइड ज्यादा होने पर नहीं होगा। तो उसने पूछा था कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं है, आंसर गया था फ्लूइड ओवरलोड। तो ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखें टॉपिक की शुरुआत इस तरीके से कर रहे हैं अपन कि एक इंसान सिकल सेल आरबीसी, केवल सिकल सेल आरबीसी होने पर उसका जिंदा रहना संभव है क्या? नहीं है बिल्कुल, क्योंकि सिकल सेल आरबीसी जो होती हैं वह ऑक्सीजन को ले जाने में असमर्थ होती। तो इंसान जिंदा कैसे रहता है? क्या उसमें नॉर्मल आरबीसी भी होती हैं? यस, नॉर्मल आरबीसी भी होती हैं, बट इन नॉर्मल आरबीसी में सिकल सेल आरबीसी में कन्वर्ट होने की क्षमता होती है। कब कब कन्वर्ट होती हैं ये? जब शरीर में कौन सी कंडीशन डेवलप होगी? हाइपोक्सिया।
या तो हाइपोक्सिया डेवलप होगा या शरीर का परफ्यूजन कम होगा, बॉडी के टिश्यू का परफ्यूजन कम होगा। तो कौन कौन सी कंडीशन है जिनमें परफ्यूजन कम होता है या हाइपोक्सिया होता है? तो देखो ये जो कंडीशन लिखी है इनमें तो बॉडी के टिश्यू का परफ्यूजन कम होता है, उनको फ्लूइड नहीं मिलता। जिनमें हाइपोक्सिया होता है वो कौन सी कंडीशन है? ऊंचाई पर जाना, प्रेगनेंसी क्योंकि फिजियोलॉजिकल एनीमिया हो रहा है, और साथ में तनाव क्योंकि शरीर की ब्लड वेसल में वेजोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है। अच्छा, यदि हाइपोक्सिया होने दिया जाए सिकल सेल एनीमिया वाले मरीज में तो क्या समस्या आएगी उसको? देखिए, हाइपोक्सिया होने दिया जाए तो उसकी ब्लड वेसल में रुकावट आ सकती। क्यों आएगी रुकावट? मेरे शरीर में 100 में से 70 तो है नॉर्मल आरबीसी और 30 है सिकल सेप। अगर ये सिकल सेप आरबीसी 50, 60, 70% हो जाएंगी तो इसका परिणाम क्या होगा? यह ब्लड वेसल को ब्लॉक कर सकती है। ब्लड वेसल को ब्लॉक करेंगी तो ब्लड वेसल का ब्लॉक होना क्या कहलाएगा? वेजो ऑक्लूजन। और ऐसे मरीजों में कभी कभार हैंड एंड फुट सिंड्रोम डेवलप हो जाता है जब जब वो एक्सरसाइज करते हैं। तो क्या सिकल सेल एनीमिया वाले मरीज को बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उसको मैक्सिमम रेस्ट करना चाहिए। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेगा तो हाथ पैर नीले पड़ जाएंगे और हाथ पैरों में दर्द होने लग जाएगा। इस पर्टिकुलर अवस्था को क्या नाम दे रहे हैं अपन? हैंड एंड फुट सिंड्रोम। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो मैंने आपको पढ़ाए थे उनमें एक नाम आप और लिख सकते हैं। कौन सा नाम? हैंड एंड फुट सिंड्रोम। ये सिकलिंग प्रोसेस हो गया। इससे बहुत सारी एडवाइज हैं जो मैनेजमेंट के दौर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। शायद 100% आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़े, अब आप अगली अवस्था में आए। इस बीमारी का डायग्नोसिस कैसे होगा? इस बीमारी का डायग्नोसिस कैसे होगा? तो व्हाट इज द डायग्नोस्टिक मेजर ऑफ सिकल सेल एनीमिया? देखिए, डायग्नोस्टिक मेजर मैं आपको पढ़ाऊं उससे पहले कुछ पॉइंट बताना चाहता हूं। ये जो बीमारी होती है, या प्रैक्टिकली बात करना चाहता हूं, ये जो बीमारी होती है उस बीमारी के अंदर 8 महीने का, 9 महीने का, 7 महीने के बच्चे को उसकी मदर लेकर आती है पीडियाट्रिशियन के पास। वहां पर आकर उसको बताती है कि इसने पिछले 2-3 महीने से खाना पीना छोड़ा हुआ, ना ये मिल्क लेता है, ना ये बाहर की कोई चीज खाता है, कुछ भी नहीं खाता। बिल्कुल जिस तरीके से बच्चे 8 महीने के एक्टिव रहते हैं एक्टिव नहीं रहता। डॉक्टर ने उसके आंखों को देखा, नेल को देखा, स्किन को देखा, तो या तो व्हाइट हो रही है या पीली हो रही है, या तो व्हाइट हो रही है या पीली हो रही है। तो डॉक्टर साहब ने जो देखा वो क्या देखा? यहां अपन बात करें येलोनेस, येलोनेस। अच्छा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं जो मदर बच्चे को लाई है उसकी उम्र 7 से 8 महीने है। जिस बच्चे को लाया गया है उसकी एज 7 से 8 महीने है। उसके आंखों में पीलापन आ रहा है, नेल बेड पे पीलापन आ रहा है, स्किन में पीलापन आ रहा है या फिर सफेद हो रही। डॉक्टर ने उसके बाद पाल्पिटेशन किया उसके एब्डोमेन का, तो उसका लीवर भी बढ़ा हुआ है। फिर इधर की साइड किया तो स्प्लीन भी बढ़ा हुआ है। हिपैटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली दोनों मिल रही है। ये तो फिजिकल एग्जामिनेशन से फाइंड आउट किया। डॉक्टर साहब ने इसके बाद उनसे कहा कि आप 2 जांच कराओ, एक तो सोनोग्राफी करा लो, एक सीबीसी करा लो। एक तो सोनोग्राफी करा लो, एक सीबीसी करा लो। अच्छा, सोनोग्राफी कराकर आए तो सोनोग्राफी की रिपोर्ट में स्प्लीनोमेगैली मिली। सोनोग्राफी कराकर आए तो सोनोग्राफी की रिपोर्ट में स्प्लीनोमेगैली मिला और हिपैटोमेगैली मिला। स्प्लीनोमेगैली, हिपैटोमेगैली यानी लीवर और स्प्लीन दोनों का साइज बढ़ा हुआ है, पॉइंट नंबर 1। सीबीसी की जब जांच कराई तो यहां आप रिपोर्ट बताएं। टोटल आरबीसी, हीमोग्लोबिन, टोटल आरबीसी, हीमोग्लोबिन, साथ में पीसीवी, इनका रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? देखिए, लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि ये वाली आरबीसी 10 से 20 दिन तक जीवित रहती। तो रिपोर्ट में आएगा 3.1 मिलियन, 2.8 मिलियन, 2.4 मिलियन। सीधा सा मतलब है आरबीसी के नंबर बहुत ज्यादा कम हो गए।
आरबीसी के नंबर बहुत ज्यादा कम हो गए, पॉइंट नंबर 1। आरबीसी के नंबर कम हुए तो कॉमन सेंस की बात है हीमोग्लोबिन भी कम होगा। आरबीसी कम तो हीमोग्लोबिन भी कम। जब आरबीसी के नंबर कम है तो आरबीसी को ही तो इंडिकेट करते हैं अपन पीसीवी के नाम से। अल्टीमेटली पैक्ड सेल वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, पैक्ड सेल वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। ये सारे के सारे फैक्टर कम मिल रहे हैं तो डॉक्टर साहब को समझ में आ रहा है चलो हीमोग्लोबिन कम है, ये तो खाना पीना नहीं खाता है इसलिए कम होगा। बट आरबीसी क्यों कम है? इस कंडीशन में आरबीसी की वैल्यू कम क्यों है ये समझ में नहीं आ रहा। अब इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कराए, या इससे पहले अपन बात करें आरबीसी के नंबर कम है तो एक आध इन्वेस्टिगेशन और करा लिए डॉक्टर साहब ने। एक करा लिया एरिथ्रोपोइटीन लेवल, एक करा लिया एरिथ्रोपोइटीन लेवल। अच्छा, एरिथ्रोपोइटीन लेवल ज्यादा मिला, ज्यादा मिलना भी है, एरिथ्रोपोइटीन लेवल ज्यादा मिला, ज्यादा मिलना भी है। ज्यादा मिलने का सीधा सा कारण है बॉडी में हाइपोक्सिया है सिकल सेल एनीमिया में, तो ये ज्यादा मिलेगा। साथ में करा ली रेटिकुलोसाइट काउंट, साथ में रेटिकुलोसाइट काउंट करा ली। ये सारे इन्वेस्टिगेशन के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं जब आपको एनीमिया पढ़ाया गया था। तो रेटिकुलोसाइट काउंट के बारे में मैंने बताया था कि नॉर्मली रेटिकुलोसाइट काउंट सारे के सारे एनीमिया में बढ़ जाएंगे। देखिए कौन कौन सी जांच हुई। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ने फिजिकल एग्जामिनेशन किया। फिजिकल एग्जामिनेशन में नेलबेट के अंदर, साथ में आई में, स्क्लेरा में, स्किन में येलोनेस मिली या व्हाइटनेस मिली। उसके बाद स्प्लीन को पालपेट किया, बढ़ा हुआ है। लीवर को पालपेट किया, बढ़ा हुआ है। सोनोग्राफी कराई, स्प्लीनो हिपेटोमेगेली मिली। सीबीसी कराई, टोटल आरबीसी, हीमोग्लोबिन, पीसीवी कम मिला। एरिथ्रोपोइटीन का लेवल ज्यादा मिला, हाइपोक्सिया में बढ़ भी जाता है। रेटिकुलोसाइट काउंट कराए, ज्यादा मिले। फिर यहां पर आरबीसी का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी कराया। यहां पर आरबीसी का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी कराया और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने के दौरान पैथोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट दी डॉक्टर साहब को कि इसमें एबनॉर्मल आरबीसी देखने को मिल रही है, एबनॉर्मल आरबीसी देखने को मिल रही हैं। तो देखें डॉक्टर साहब अब भली भांति परिचित हो रहे हैं कि बच्चे में लीवर बढ़ा हुआ, स्प्लीन बढ़ा हुआ, 7वें 8वें महीने पर बच्चा आया है, पीलिया उसको हो रखा है, एलएफटी भी कराए तो बिलीरुबिन का लेवल ज्यादा मिला है। इसका मतलब है एबनॉर्मल आरबीसी देखने को मिल रही है। तो कंफर्म सी बात है, पॉसिबल है सिकल सेप आरबीसी हो सकती है। तो इसके बाद डॉक्टर साहब एक बेहद इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और उस इन्वेस्टिगेशन का नाम होगा हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफेरेसिस। उस इन्वेस्टिगेशन का नाम होगा हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफेरेसिस। याद होगा ये पर्टिकुलर जांच के बारे में भी मैंने आपको बताया था जब एनीमिया पढ़ाया था डायग्नोस्टिक मेजर में। तो एनीमिया में आपको बताया सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया का कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस कौन सा होगा, और आंसर आपको दिया था हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफेरेसिस। एक दिन बाद जब इसकी रिपोर्ट आएगी, एक दिन बाद जब इसकी रिपोर्ट आएगी तो रिपोर्ट में क्लियरली लिखा हुआ आएगा हीमोग्लोबिन एस, और हीमोग्लोबिन एस रिपोर्ट में आते ही डॉक्टर साहब उसको डायग्नोस कर देंगे कि आपके 7-8 महीने के बच्चे को सिकल सेल एनीमिया हो गया। 7-8 महीने के बच्चे को सिकल सेल एनीमिया हो गया है। तो इसमें पर्टिकुलर एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया, और इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफेरेसिस। तो शायद सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई, परंतु एक क्वेश्चन अभी भी आपके दिमाग में चल रहा है कि ये 7 से 8 महीने क्यों लिखा, 7 से 8 महीने क्यों लिखा। लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है यह बीमारी मां बाप से होती,
मां बाप से होने का मतलब बच्चा पैदा हुआ तो उसमें सिकल सेल एनीमिया है, पैदा होते ही बच्चे में सिकल सेल एनीमिया है तो 1-2 महीने पे ही उसको मिल्क लेना बंद कर देना चाहिए, सुस्त हो जाना चाहिए, क्राई कम करना चाहिए, यानी एनीमिया के फीचर उसमें मिलने चाहिए। बट मैंने क्या लिखा, 7 से 8 महीने पर बच्चा आएगा। इस बीमारी का सामान्य डायग्नोसिस 6 महीने बाद होता है। अब जो कल अपन ने पढ़ा था उसके हिसाब से तो मन में क्वेश्चन घूम रहा है कि सर पैदा होते ही हो जाना चाहिए, इस बीमारी का डायग्नोसिस पैदा होते ही हो जाना चाहिए, बट नहीं होता। पैदा होते ही इसका डायग्नोसिस नहीं होता, 6 महीने बाद डायग्नोसिस होता है। क्यों होता, क्यों होता है 6 महीने बाद डायग्नोसिस, उसको समझें आप। ये बच्चा मदर के यूट्रस में है, ये बच्चा मदर के यूट्रस में है, ये मदर का यूट्रस बना दिया, ये बच्चा जब तक यूट्रस में रहता है, ये बच्चा जब तक यूट्रस में रहता है तब तक इसके अंदर खुद अपनी आरबीसी का निर्माण होता है, खुद अपनी आरबीसी का निर्माण होता है। बट यहां जो आरबीसी का निर्माण होता है उनमें जो हीमोग्लोबिन होता है, ये जो आरबीसी होती है इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है, उसमें जो ग्लोबिन होती है, उस ग्लोबिन के अंदर जो चेन है वो पाई जाती हैं 2 अल्फा चेन और 2 गामा चेन, 2 अल्फा चेन और 2 गामा चेन। देखो जब बच्चा यूट्रस में है तो उसके अंदर पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन 2 गामा चेन पाई जाती हैं। बट आपके मेरे अंदर कौन सी है, 2 अल्फा और 2 बीटा। ये जो 9 महीने की लाइफ अंदर गुजार रहा है इसमें स्पेशल तरह का हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इस स्पेशल तरह के हीमोग्लोबिन का नाम है हीमोग्लोबिन एफ। स्पेशल तरह के हीमोग्लोबिन का नाम है हीमोग्लोबिन एफ। एफ बोले तो फीटल हीमोग्लोबिन। फीटल हीमोग्लोबिन आपके मेरे हीमोग्लोबिन से कैसे अलग है, अपने अंदर बीटा चेन है जबकि इसके अंतर्गत गामा चेन पाई जाती है। यहां पर फीटल हीमोग्लोबिन की अपन बात करें, क्या स्पेशल फीचर हैं इसके स्पेशल फीचर ये हैं कि इसके द्वारा ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी सर्वाधिक है। इसमें ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी सर्वाधिक है। यानी कौन से हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी सर्वाधिक होती है, आंसर है हीमोग्लोबिन एफ की। अच्छा, यह भी यदि मैं आपसे पूछूं कि आपका सर्वाधिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कब हुआ, इंट्रायूटेराइन लाइफ के दौरान या उसके बाद, तो देखें सर्वाधिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो यहीं पर होता है। आपका हर एक ऑर्गन बना, शरीर का हर ऑर्गन यूट्रस में ही बन जाता है। इसका मतलब है यूटेराइन लाइफ में मैक्सिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है और बच्चा खुद सांस भी नहीं ले सकता। मदर की जो आरबीसी हैं उनसे वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, तो बच्चे की ऑक्सीजन डिमांड सर्वाधिक है। यानी एक बच्चे की ऑक्सीजन डिमांड सर्वाधिक कब होती है, जब वो मदर के यूट्रस में होता है। और इस सर्वाधिक डिमांड को पूरा करने के लिए उस बच्चे के अंदर कौन सा हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आंसर है हीमोग्लोबिन एफ। तो 9 महीने तक बच्चे में हीमोग्लोबिन एफ रहता है। 9 महीने तक बच्चे में हीमोग्लोबिन एफ रहता है। अब बच्चे का जन्म हो गया, बच्चे का जन्म होने के बाद यह हीमोग्लोबिन एफ कुछ समय तक बना हुआ रहता है शरीर में। जब बच्चे का जन्म हुआ तो 1 से लेकर 6 महीने तक उसके शरीर में हीमोग्लोबिन एफ भी पाया जाता है। साथ में इसके अंदर पाई जाने वाली गामा चेन प्रतिस्थापित हो जाती है शुरुआती 6 महीने में बीटा चेन से, और 6 महीने बाद इसका संपूर्ण हीमोग्लोबिन एफ कन्वर्ट हो जाता है हीमोग्लोबिन ए में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हीमोग्लोबिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। बट इस हीमोग्लोबिन एफ को हीमोग्लोबिन ए में कन्वर्ट होने में समय लगता है 6 महीने। देखें हीमोग्लोबिन एफ का मतलब है फीटल हीमोग्लोबिन,
और हीमोग्लोबिन ए का मतलब है अडल्ट हीमोग्लोबिन, आपके मेरे अंदर पाया जाने वाला अडल्ट हीमोग्लोबिन। दोनों में क्या अंतर होगा? सिर्फ एक चीज का अंतर होगा, दो तो अल्फा और दो बीटा चेन पाई जाती हैं अडल्ट हीमोग्लोबिन में, और यहां पर अपन बात करें तो फीटल हीमोग्लोबिन में दो तो पाई जाती हैं अल्फा और दो होती हैं गामा। तो इन गामा को प्रतिस्थापित होने में कितना समय लगता है? जन्म के 6 महीने बाद तक इनका प्रतिस्थापन होता है, तब जाकर हीमोग्लोबिन ए बनता है। अब आप गौर फरमाएं, कल आपको पढ़ाया था इस पर्टिकुलर बीमारी में समस्या आती है बीटा चेन में। समस्या कौन सी चेन में है? बीटा चेन। बीटा चेन पूरी तरीके से आने में बच्चे में कितना समय लगता है? बीटा चेन पूरी तरीके से आने में बच्चे में कितना समय लगता है? तो यहां पर आंसर दिया हुआ है, बताओ कितना समय लग रहा है? 6 महीने। 6 महीने बाद उसमें बीटा चेन पूरी तरीके से आ जाएगी, और यहां पर जो बीटा चेन आएगी, बताओ सिकल सेल एनीमिया है तो डिफेक्टेड होगी, सिकल सेल एनीमिया है तो डिफेक्टेड होगी। तो यहां पर मीनिंग यह है, आपके दिमाग में यह क्वेश्चन चल रहा था और चलना भी चाहिए कि सर सिकल सेल एनीमिया पैदा होते ही एपियर हो जाना चाहिए, बट मैं बता रहा हूं नहीं होता, 6 महीने बाद होता है। इसका आंसर है क्यों होता है 6 महीने बाद? क्योंकि 6 महीने बाद उसमें कौन सा हीमोग्लोबिन, 6 महीने तक कौन सा हीमोग्लोबिन होगा? उसमें हीमोग्लोबिन एफ। समझ गए हैं शायद आप, हीमोग्लोबिन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपके मेरे अंदर कौन सा हीमोग्लोबिन है? हीमोग्लोबिन ए। फीटस में कौन सा हीमोग्लोबिन होता है? इसका आंसर है हीमोग्लोबिन एफ। और सिकल सेल एनीमिया वाले में कौन सा हीमोग्लोबिन है? आंसर है हीमोग्लोबिन एस। 3 तरह के हीमोग्लोबिन आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए, हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन एस और हीमोग्लोबिन एफ। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तीनों में से ऑक्सीजन को ले जाने की सर्वाधिक क्षमता कौन से हीमोग्लोबिन में है? तो कॉमन सेंस है, सर्वाधिक क्षमता तो इसमें है। हीमोग्लोबिन एफ में सर्वाधिक क्षमता होती है, तो 1 नंबर पर तो ये आएगा, सर्वाधिक क्षमता हीमोग्लोबिन एफ में होती। इसके बाद क्षमता किस में है? आंसर है हीमोग्लोबिन ए में होती है। और ऑक्सीजन को ले जाने की सबसे कम क्षमता किसके अंदर होती है? आंसर है सिकल शेप्ड हीमोग्लोबिन में, बोले तो हीमोग्लोबिन एस। 3 तरह का हीमोग्लोबिन हो गया, तीनों से संबंधित क्वेश्चन हो गए, और इस क्वेश्चन का भी जवाब मैंने आपको दे दिया कि यह बीमारी जो जन्म लेते ही डायग्नोस होनी चाहिए थी, उसको डायग्नोस होने में 6 महीने का समय क्यों लगा? क्योंकि 6 महीने तक बच्चे के अंदर कौन सा हीमोग्लोबिन बहुत मात्रा में पाया जाता है? आंसर है हीमोग्लोबिन एफ, और इसमें बीटा चेन नहीं होती, जबकि सिकल सेल एनीमिया बीटा चेन की बीमारी है। बीटा चेन को आने में कितना समय लगेगा? 6 महीने का। इसलिए इस बीमारी के सिम्टम आने में भी कितना समय लगता है? 6 महीने। तो यहां पर 4 क्वेश्चनों का जवाब आपको मिल गया। ऑक्सीजन को ले जाने की मैक्सिमम कैपेसिटी कौन से हीमोग्लोबिन में? हीमोग्लोबिन एफ। सबसे कम कैपेसिटी कौन से हीमोग्लोबिन में है? हीमोग्लोबिन एस। सिकल सेल एनीमिया कौन सी एज पर डायग्नोस होता है? 6 महीने पर। क्यों होता है 6 महीने पर डायग्नोस? क्योंकि 6 महीने तक उसके शरीर में क्या पाया जाता है? आंसर है हीमोग्लोबिन एफ। इज दैट क्लियर? तो ये हीमोग्लोबिन के बारे में जानकारी हो गई। अब क्या टॉपिक चल रहा है अपना? हेडिंग है डायग्नोस्टिक मीजर। सिकल सेल एनीमिया के क्या डायग्नोस्टिक मीजर होंगे? तो देखो, डायग्नोस्टिक मीजर में सबसे पहले घर वाले अपन को उसके सिम्टम के बारे में बताएंगे। बोले तो सबसे पहला पॉइंट तो हिस्ट्री लेंगे अपन। अच्छा, हिस्ट्री लेने के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। हिस्ट्री लेने के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में यदि अपन बात करें, सबसे पहला मेथड अपन इंस्पेक्शन आजमाएंगे, नेक्ड आई से उसका एग्जामिनेशन करेंगे। अच्छा, नेक्ड आई से आप उसका एग्जामिनेशन करोगे तो क्या क्या मिलेगा आपको? आंसर है येलोनेस मिलेगी या वाइटनेस मिलेगी। कहां मिलेगी? स्किन में और स्क्लेरा में।
स्किन में और स्क्लेरा में येलोनेस मिलेगी और व्हाइटनेस मिलेगी। इंस्पेक्शन के बाद एक और मेथड काम में लेंगे अपन, वो होगा पाल्पेशन। वो होगा पाल्पेशन। अच्छा, पाल्पेशन से क्या क्या फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी? बच्चे के एब्डोमेन को पाल्पेट करेंगे तो लीवर का साइज बढ़ा हुआ मिलेगा। एब्डोमेन को पाल्पेट करेंगे तो लीवर का साइज बढ़ा हुआ मिलेगा, बोले तो हेपेटोमेगैली देखने को मिलेगी। साथ में स्प्लीनोमेगैली देखने को मिलेगी, हेपेटोमेगैली देखने को मिलेगी, स्प्लीनोमेगैली देखने को मिलेगी। पाल्पेशन से आप उसकी पल्स रेट भी चेक करोगे, पल्स रेट भी चेक करोगे। कॉमन सी बात है, बताओ पल्स रेट क्या मिलेगी आपको? ज्यादा मिलेगी। तो सबसे पहले हिस्ट्री ले ली अपन ने, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया। इंस्पेक्शन में येलोनेस ऑफ स्किन स्क्लेरा मिला, पाल्पेट किया तो हेपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, पल्स रेट या हार्ट रेट क्या मिली? उसकी ज्यादा। आगे बढ़े, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा आपने? नंबर 3, आपने सबसे पहले जांच कराई सीबीसी। सबसे पहले जांच कराई सीबीसी। सीबीसी के अंदर क्या क्या फाइंडिंग मिली आपको? टोटल आरबीसी के नंबर कम थे या ज्यादा थे? कॉमन सी बात है, कम थे। जब आरबीसी कम है तो हीमोग्लोबिन का अमाउंट भी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि लगभग सारा हीमोग्लोबिन तो आरबीसी के अंदर होता है। पैक्ड सेल वॉल्यूम या हेमेटोक्रेट वॉल्यूम चेक करें, वो भी क्या मिलेगा? कम मिलेगा। इसके बाद आपने उस बच्चे की सोनोग्राफी कराई। इसके बाद आपने बच्चे की सोनोग्राफी कराई। सोनोग्राफी में क्या मिला आपको? हेपेटोमेगैली मिली, लीवर का साइज बढ़ा हुआ है, साथ में स्प्लीन का साइज बढ़ा हुआ है, बोले तो स्प्लीनोमेगैली। हेपेटोमेगैली और स्प्लीनोमेगैली आपको देखने को मिली। जब लीवर बढ़ा हुआ है तो फिर विचार आया कि लीवर में देख लेते हैं लीवर के फंक्शन सही हैं या नहीं है। आपने लीवर फंक्शन टेस्ट कराया। लीवर फंक्शन टेस्ट के अंतर्गत क्या मिला आपको? यहां बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर आप लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे तो बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके अलावा और कौन से इन्वेस्टिगेशन कराया आपने? एरिथ्रोपोइटिन का लेवल चेक कराया। एरिथ्रोपोइटिन का लेवल चेक कराया और एरिथ्रोपोइटिन का लेवल क्या मिला आपको? बढ़ा हुआ मिला। साथ में आपने रेटिकुलोसाइट काउंट भी चेक कराए, रेटिकुलोसाइट काउंट, और ये भी क्या मिले आपको? बढ़े हुए मिले। इन दोनों के बारे में एनीमिया में चर्चा कर चुके हैं अपन। एरिथ्रोपोइटिन भी बढ़ जाता है हर तरह के एनीमिया में, और रेटिकुलोसाइट काउंट भी बढ़ जाते हैं। फिर आपने आरबीसी का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कराया। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ आरबीसी। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में पैथोलॉजिस्ट ने आपको रिपोर्ट भेजी कि बच्चे में जो आरबीसी हैं उनका शेप एबनॉर्मल है। बच्चे में जो आरबीसी हैं उनका शेप एबनॉर्मल है, तो डॉक्टर होने के नाते आप सोचेंगे कि यार 7 महीने पर आ रहा है, पीला हो रहा है बच्चा, पीलिया है उसको, हेपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली है, सारी की सारी रिपोर्ट अपन को बता रही है, इंडिकेट कर रही हैं कि इसके अंदर हो सकता है सिकल सेल एनीमिया। तो क्यों ना फिर कंफर्म कर लें। तो कंफर्मेटिव इन्वेस्टिगेशन जो अपन कराएंगे उसका नाम होगा हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफेरेसिस। उसका नाम होगा हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफेरेसिस। तो दीज ऑल आर द डायग्नोस्टिक मेजर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। बनने वाला बेस्ट क्वेश्चन, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस कौन सा है? हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफेरेसिस। फिर से रिपीट करें, देखो डायग्नोस्टिक मेजर में सबसे पहले हिस्ट्री। अच्छा, हिस्ट्री में बेहद इंपॉर्टेंट, कब डायग्नोस होगी ये बीमारी? जन्म लेते ही डायग्नोस होगी, 6 महीने पर, 2 साल में या 5 साल में? तो आंसर है 6 महीने पर डायग्नोस हो जाएगी। फिजिकल एग्जामिनेशन में ये फाइंडिंग आपको देखने को मिली।
नेक्स्ट सीबीसी में आरबीसी, हीमोग्लोबिन, पीसीवी कम मिला। सोनोग्राफी में लीवर स्प्लीन बढ़े हुए मिले। लीवर फंक्शन टेस्ट में बिलीरुबिन ज्यादा, एरिथ्रोपोइटिन और रेटिकुलोसाइट काउंट ज्यादा मिले। एबनॉर्मल आरबीसी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में देखने को मिली और कंफर्म किससे किया? हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफेरेसिस से। अब जब कंफर्म हो गया तो अब मैनेजमेंट की बारी। लास्ट पॉइंट पर आते हैं अपन, व्हाट इज द मैनेजमेंट? व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया? देखिए, अब उसकी मदर और फादर दोनों बैठे हुए हैं, अपन को उनको समझाना पड़ेगा कि भैया आपके 7 महीने के बच्चे के अंदर जो बीमारी है वो सिकल सेल एनीमिया। वो अपन से पूछेंगे क्या होती है, अपन उनको बता देंगे। वो क्वेश्चन करेंगे कब तक रहेगी ये बीमारी हमारे बच्चे में, तो आंसर आपको पता है, आंसर है जब तक है जान। जब तक तुम्हारा बच्चा जिएगा तब तक ये बीमारी तुम्हारे बच्चे में रहेगी। अगला क्वेश्चन, कैसे हुई हमारे बच्चे को बीमारी? अपन बता देंगे आप दोनों से हुई है। वो कहेंगे हमारे अंदर क्यों नहीं है फिर ये बीमारी? तो अपन बता देंगे कि आपके अंदर इसलिए नहीं है कि आपके अंदर पर्टिकुलर जीन नहीं है, आप दोनों कैरियर हैं और जब एक एक जीन मिलता है तो ये बीमारी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अब क्या करना है ये समझा दो। मदर पूछ रही है आपसे क्या करना है ये समझा दो, तो अपन उसको समझाएंगे कि इस बीमारी का परमानेंट तो कोई इलाज है नहीं, बट क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है वो आपको बताई जा रही हैं। सबसे पहले तो इन सावधानियों को गौर से सुने और ये सावधानियां आपको रखनी है। मदर पूछ रही है कितने दिन तक रखनी है, तो फिर से आपको आंसर देना है कि जब तक है जान, जब तक बच्चा जिएगा तब तक ये सावधानी चलेंगी। तो सावधानियों में मैं कुछ वर्ड हैं जो आपसे पूछ लेता हूं। सबसे पहली सलाह, इस बच्चे को मैक्सिमम रेस्ट करानी चाहिए। मैक्सिमम रेस्ट करानी चाहिए या मैक्सिमम खेलने के लिए भेजना चाहिए? शायद सारे साथियों के दिमाग में आंसर क्लिक कर रहा है कि सर मैक्सिमम रेस्ट करानी चाहिए। अच्छा, खेलने के लिए क्यों नहीं अलाउ करेंगे अपन? भैया बहुत ज्यादा खेलेगा तो शरीर में क्या हो जाएगा? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया होगा तो बॉडी में कौन सा प्रोसेस एक्सेलरेट हो जाएगा? सिकलिंग। और सिकलिंग होगी तो बहुत सारी समस्या आने वाली है। इसको मैक्सिमम रेस्ट कराया जाए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसकी मदर को सलाह देंगे इस बच्चे को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाओ या पानी कम पिलाओ। ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाओ या पानी कम पिलाओ। तो पढ़ा है अपन ने हाइपोवोलेमिया नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है इस बच्चे को कभी डायरिया वॉमिटिंग हो जाए तो तुरंत अस्पताल में भर्ती करके फ्लूइड लगाओ और पानी ज्यादा से ज्यादा पिलाना है। तो यहां अपन बोलेंगे मेंटेन हाइड्रेशन स्टेटस। मेंटेन हाइड्रेशन स्टेटस, उसके शरीर में पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। ये सलाह अपन उसको देना चाहेंगे। पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, ये सलाह अपन इसको देना चाहेंगे। अगला पॉइंट, अगर कहा जाए कि उसको हॉट वेदर में खेलने के लिए जाने दिया जाए क्या? अगर थोड़ा बहुत भी खेले तो वह कहां खेले? हॉट वेदर उसके लिए बढ़िया होगा या कोल्ड बढ़िया होगा? देखें, ना तो हॉट बढ़िया होगा ना कोल्ड बढ़िया होगा। अगर बहुत ज्यादा ठंड में बच्चा खेलेगा तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, शरीर में हाइपोक्सिया होगा। बहुत ज्यादा धूप में बच्चा खेलेगा तो पसीने आएंगे, पसीने आएंगे तो बॉडी में पानी की कमी आएगी। तो ना तो हॉट वेदर में खेलना है ना कोल्ड वेदर में खेलना है। इसका मतलब है खेलना ही नहीं है। अवॉइड द गेम, और खासकर कौन से गेम अवॉइड करने हैं? आउटडोर। अवॉइड द आउटडोर गेम, कि भैया खेलना है तो सांप सीढ़ी खेल सकता है, लूडो खेल सकता है, कैरम खेल सकता है, और हां आपके वाला पबजी भी खेल सकता है जब बड़ा हो जाए, अभी तो नहीं। तो आउटडोर गेम नहीं खेलने हैं, केवल इंडोर गेम खेलने हैं। उसकी मदर कहती है कि कभी कभार या हर बार हम घूमने के लिए जाते हैं, तो क्या घूमने में कोई समस्या है? क्या हम घूमने जाएं तो घूमने में समस्या है? तो अपन बोलेंगे नहीं, घूमने में कोई समस्या नहीं।
कि घूमने के लिए भी कोई ऐसी जगह जहां पर इसका जाना प्रोहिबिटेड हो तो अपन समझाएंगे। लेह लद्दाख नहीं जाएं, नैनीताल नहीं जाएं, उत्तराखंड जैसी जगह पर नहीं जाएं, क्योंकि ये ऊंचाई वाले स्थान हैं और वहां पर हाइपोक्सिया होगा। तो यदि वो कहीं वैकेशन पर घूमने का प्लान बना रहे हैं, ये सलाह ऐसी नहीं कि 8 महीने के बच्चे को ही देंगे आप, ये तो बच्चा लगातार आता रहेगा। अब तो आपका पेशेंट बन गया और पेशेंट बना रहेगा कब तक? जब तक है जान। तो हर साल 2 साल में आपके पास आता रहेगा, तो हमेशा जब बड़ा होगा तो सलाह देंगे। 5 साल का हो गया, पूछ रहे हैं कि हम घूमने जाना चाह रहे हैं, उदयपुर जाएं या नैनीताल जाएं, तो अपन बता देंगे भैया उदयपुर ही घुमाओ, नैनीताल जाओगे तो बच्चे के अंदर नुकसान हो सकता है। तो अपन बोलेंगे वेकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो अवॉइड करें उन एरिया को, अवॉइड द एरिया विद हाई एटीट्यूड, अवॉइड द एरिया विद हाई एटीट्यूड, हाई एटीट्यूड वाले एरिया को अवॉइड करना है। अच्छा, मदर फिर अगला क्वेश्चन कर रही है कि चलो आपके कहने से उदयपुर की प्लानिंग हो गई हमारी, उदयपुर की प्लानिंग हो गई हमारी, बट आप बताओ उदयपुर हम किससे जाएं? बस से जाएं, ट्रेन से जाएं या प्लेन से जाएं? बस से जाएं, ट्रेन से जाएं या प्लेन से जाएं, या किससे नहीं जाएं? बताएं, आंसर आ रहा है शायद आपके दिमाग में? तो आंसर शायद यही आ रहा है कि बस से भी जा सकता है, ट्रेन से भी जा सकता है, प्लेन से जाने में थोड़ा रिस्क है, क्योंकि हाई एटीट्यूड हजारों फीट की हाइट पे उड़ता है। तो देखें, जो आप सोच रहे हैं वो कतई सही नहीं सोच रहे। अपन उनको जवाब देंगे, आप ट्रेन से भी जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो, प्लेन से भी जा सकते हो। अब यहां पर आंसर यह है कि जो प्लेन से जाएगा बच्चा तो अंदर बैठ के जाएगा, ऊपर थोड़ी बैठ के जाएगा। सोचो, ऊंचाई पर उड़ेगा, ऊंचाई पर उड़ेगा तो क्या ऊपर बैठ के जाएंगे? वो प्लेन के अंदर बैठ के जाएंगे, और प्लेन के अंदर ऑक्सीजन का सैचुरेशन पर्याप्त होता है। ऊपर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी है। अब सोचो, यदि ऑक्सीजन का लेवल प्लेन के अंदर भी उतना ही कम रहे तो जो 4-4, 6-6, 8-8 घंटे की ट्रेवलिंग करते हैं प्लेन से, क्या वो पॉसिबल हो? एयरलिफ्ट करके जब मरीजों को एक से दूसरे देश में ले जाया जाता है, 5 घंटे तक जर्नी करते हैं, अगर प्लेन में ऑक्सीजन नहीं होगी तो इंसान मर जाएगा। और कोई भी हार्ट का मरीज हो या अदर कोई पेशेंट हो तो बिना ऑक्सीजन के कैसे सरवाइव करेगा इतनी ऊंचाई पर? तो प्लेन के अंदर ऑक्सीजन का सैचुरेशन पर्याप्त मात्रा में रहता है। तो यहां पर आप आंसर देना चाहेंगे जिससे मर्जी है उससे जाओ, आप ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, प्लेन से जाओ, किसी से भी जा सकते हो। डिपेंड अपॉन यूर जेब, डिपेंड अपॉन यूर जेब, आपके पॉकेट पर डिपेंड करेगा आप किससे जाना उचित समझ सकते हैं, किसी से भी आप जा सकते हैं। तो ये कॉमन अपन ने एडवाइज उसको दे दी, ये कॉमनली एडवाइज अपन ने दे दी, यानी एडवाइज का मतलब है शरीर में सिकलिंग नहीं होनी चाहिए, हाइपोक्सिया और हाइपोवोलेमिया इस पर्टिकुलर इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े आप। ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गया। क्या सलाह देना चाहेंगे? अच्छा, इन सलाहों को माना जा रहा है, इन सलाहों को माना जा रहा है। इन सलाह के साथ साथ वह बच्चा पूरी तरीके से रेस्ट में है, पर फिर भी ऐसा थोड़ी है कि जिंदगी भर कमरे में रहेगा। थोड़ा बहुत घूमेगा फिरेगा भी, स्कूल भी जाएगा, काम भी करेगा, बच्चा है, थोड़ा बहुत खेलेगा भी। अब हर 2 महीने के अंदर ऐसा देखा जाता है कि बच्चे में बार बार साइनोसिस का एपिसोड आता है, बार बार साइनोसिस का एपिसोड आता है। अब इस साइनोसिस के एपिसोड के लिए अपन क्या करें? तो देखें, एक इसका टेम्परेरी मैनेजमेंट होता है। टेम्परेरी मैनेजमेंट का मतलब है बच्चा हर 4-6 महीने या साल में एक बार आएगा, और उसके बॉडी में यदि सिकलिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो आपको ब्लड एक्सचेंज करना है, या बेहतर बोलूं मैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। एक्सचेंज का मतलब एक साइड से निकालकर दूसरे साइड से देना है। तो ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप करेंगे, उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन का फायदा ये होगा कि जो उसके शरीर में नई आरबीसी जाएंगी वो 3 महीने तक काम करेंगी। उसके शरीर में जो नई आरबीसी जाएंगी वो 3 महीने तक काम करेंगी। 90 दिन उनका लाइफ स्पान होता है। तो जो सिकलिंग हो रही थी खुद की आरबीसी से, बाहर वाली आरबीसी में थोड़ी होंगी, वो तो दूसरे इंसान की आरबीसी है। तो थोड़ा बहुत उसको जो सिम्टम आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे।
बट हर 3, 4, 6 महीने या साल में एक आध बार उसको आना पड़ रहा है, तो देखिए टेम्परेरी मैनेजमेंट में एक तो बार बार आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड एक्सचेंज का सहारा लेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड एक्सचेंज का आपके द्वारा सहारा लिया जाएगा। क्या इसके लिए कोई दवाई भी आती है? क्या इसके लिए कोई दवाई भी आती है? तो एक दवाई है जो इसको कंटिन्यूशन में चलेगी, एक दवाई है जो इसको कंटिन्यूशन में चलेगी। कंटिन्यूशन में कौन सी दवाई चलेगी? उसका नाम है हाइड्रोक्सी यूरिया। इस दवाई का नाम है हाइड्रोक्सी यूरिया। यह दवाई सिकल सेल एनीमिया वाले मरीज को चलती है। इस दवाई को देने के दो पर्पज होते हैं। पहला पर्पज होता है यह सिकलिंग को रोकती है। पहला पर्पज होता है जो नॉर्मल आरबीसी से सिकल सेप आरबीसी बनती हैं उनको रोकने का काम करती है ये दवाई। तो शरीर में सिकलिंग का प्रोसेस कम हो जाएगा। और दूसरा बेस्ट बेनिफिट होता है कि यह बॉडी में उस कैंडिडेट के शरीर में हीमोग्लोबिन एफ की मात्रा को बढ़ाती, यह उसके शरीर में हीमोग्लोबिन एफ की मात्रा को बढ़ाती है। तो सिकल सेल एनीमिया में सामान्यतः चलने वाली दवाई का नाम बता दो। आंसर है हाइड्रोक्सी यूरिया। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हाइड्रोक्सी यूरिया? तो बेनिफिट एक तो सिकलिंग को रोका जाएगा इसके द्वारा और साथ में हीमोग्लोबिन एफ की भी मात्रा बढ़ेगी। और जैसा कि आप जानते हैं ये बढ़े तो अच्छा है, इसमें बीटा चेन नहीं है, ये वाला हीमोग्लोबिन बढ़े तो अच्छा है। इसका फायदा ये होगा कि जो सिम्टम उसको मेजर तौर पर आ रहे हैं वो सिम्टम का होना काफी हद तक कम हो जाएगा। तो ये इसका टेम्परेरी मैनेजमेंट। अब 2 साल में ये हुआ, 3 साल में हुआ, 4 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल, घर वाले दुखी हो गए, बोल दिया आपसे कि डॉक्टर साहब बहुत हो चुका, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? तो आप सीधा सा जवाब दे रहे हैं कि भैया जब तक है जान, कि नहीं ऐसा हम सहन नहीं कर सकते, आप इसका कोई परमानेंट उपाय बताओ। तो आप उसको परमानेंट उपाय बताएंगे कि इसके बोन मैरो को चेंज करना पड़ेगा। एक डोनर चाहिएगा सेम मैचिंग के ब्लड ग्रुप वाला, उससे बोन मैरो एस्पिरेट किया जाएगा। एस्पिरेट करने के बाद इस बच्चे को जस्ट लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाया जाएगा। वो बोन मैरो जो डोनेट करेगा डोनर, उसमें जो स्टीम सेल होंगी इस बच्चे के शरीर में जाएंगी, वो बोन मैरो से जाकर चिपकेंगी और यदि अच्छे से चिपक गई तो वहां से नई आरबीसी का बनना स्टार्ट हो जाएगा जो नॉर्मल होंगी, सिकल सेप नहीं होंगी। बाहर वाली स्टीम सेल देंगे तो उनसे नॉर्मल आरबीसी बन सकती है, परंतु खुद उसकी स्टीम सेल से नॉर्मल आरबीसी का बनना संभव नहीं है। तो जब घर वाले आपसे ये बोल दें कि डॉक्टर साहब बहुत हो चुका, आखिर कब तक? तो आपको कब तक का आंसर देना है? जब तक कि आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं करा लें। जब तक कि आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं करा लें तो इसका परमानेंट मैनेजमेंट होगा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। इसका परमानेंट मैनेजमेंट होगा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। देखें, इससे पहले भी एक बीमारी आपने पढ़ी है जो मैंने आपको पढ़ाई है, नाम था एप्लास्टिक एनीमिया, और एप्लास्टिक एनीमिया का भी परमानेंट मैनेजमेंट होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो इसके मैनेजमेंट एस्पेक्ट पर क्या क्या सीखा आप साथियों ने? देखिए, मैनेजमेंट में सबसे पहले आप सलाह देना चाहोगे कि एक तो ताजिंदगी आपको बहुत ज्यादा भाग दौड़ एक्सरसाइज नहीं करने, जितना हो सके रेस्ट करो। शरीर में पानी की कमी मत होने दो, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के साथ साथ यदि कभी आपको उल्टी दस्त हो तो तुरंत डॉक्टर को सूचित करें और तुरंत अपना इलाज कराएं। ना तो बहुत ज्यादा हॉट वेदर में खेलना है ना कोल्ड में, दोनों ही घातक हैं। कोल्ड से वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो भी हाइपोक्सिया होगा, और अपन बात करें हॉट वेदर की तो पसीना आएगा, हाइपोवोलेमिया होगा। आउटडोर गेम बिल्कुल नहीं खेलने हैं, उन एरिया पर नहीं जाना है जो ऊंचाई पर है। नैनीताल की जगह उदयपुर की एडवाइस देना आप पसंद करेंगे, ऊंचाई वाले स्थानों पर नहीं भेजेंगे। साथ में एक और पॉइंट इसमें मिस हो गया कि ये जो बच्चा है जब जब अस्पताल जाए तो नॉर्मली आपकी मेरी तरह जाए,
या फिर मास्क लगाकर जाए हमेशा। ये जो बच्चा पानी पी रहा है, क्या वही पानी पिए जो अपन पी रहे हैं, या इसको हमेशा उबाल कर दें? घर में किसी को इन्फेक्शन है तो जैसे अपन नॉर्मली संपर्क में आते हैं, क्या ऐसे ये रह सकता है, या इसके लिए कुछ स्पेशल प्रिकॉशन है? तो इसके लिए विशेष प्रिकॉशन। इस बच्चे का स्प्लीन डैमेज हो गया है, अब इसमें जिंदगी भर इन्फेक्शन की संभावना नॉर्मल इंसान से 5 गुना ज्यादा है। इसका मतलब है अब इसको इन्फेक्शन से भी बचाना है, तो यहां और पॉइंट अपन ऐड कर सकते हैं, प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचाना है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना। तो बच्चे की पर्सनल हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए। कौन कौन से मेजर हैं जो अपन यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं? कौन कौन से मेजर हैं इन्फेक्शन से बचाने के जो अपन यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं? मेजर नंबर 1, अस्पताल में जाए तो हमेशा मास्क लगा कर जाए। पानी जो पिए तो वो पूरा स्टेराइल तरह पानी पीना है। फल सब्जियों को खाने से पहले अच्छी तरीके से धोना है। घर में किसी को खांसी जुकाम या और बीमारी हो रही है तो इसको उस कैंडिडेट से आइसोलेट रखना है। ये सारी की सारी चीजें पहले भी डिस्कस हुई हैं, शायद दोनों तीनों पॉइंट आपके माइंड में आ रहे हो। तो एप्लास्टिक एनीमिया, वहां एक शब्द पढ़ा था अपन ने, पेनसाइटोपीनिया। पेनसाइटोपीनिया वाले मरीज को सलाह दी थी अपन ने, एडवाइज फॉर एनीमिया, एडवाइज फॉर ल्यूकोसाइटोपीनिया, एडवाइज फॉर थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। तो वहां पर जो अपन ने एडवाइज ल्यूकोसाइटोपीनिया वाली दी है, वो एडवाइज अपन यहां भी दे सकते हैं। तो ये मीनिंग हो गया। मैनेजमेंट एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं अपन। मैनेजमेंट एस्पेक्ट में एक तो उसको सलाह देना चाहोगे आप, एडवाइस देना चाहोगे आप। अगले पॉइंट पर आए, टेम्परेरी मैनेजमेंट, जो जिंदगी भर चलता रहेगा। हर साल एक बार आता है मरीज, 2 साल में एक बार आता है, ब्लड लगा दो, ब्लड एक्सचेंज कर दो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड एक्सचेंज आपको बार बार करना पड़ेगा। कौन सी गोली दवाई इसमें चलाएं अपन? हाइड्रोक्सी यूरिया चलाएं। हाइड्रोक्सी यूरिया का फायदा क्या होगा? सिकलिंग कम हो जाएगी, सिकलिंग कम हो जाएगी, और साथ में बॉडी में हीमोग्लोबिन एफ की मात्रा बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर? तो दैट इज द मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ सिकल सेल एनीमिया। अभी के टॉपिक के अंदर जो चीजें अपन ने पढ़ी हैं, आज के टॉपिक में जो चीजें अपन ने पढ़ी हैं, यदि उनको रिवाइज कराया जाए, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि सिकलिंग क्या होती। सिकल सेल एनीमिया वाला इंसान जीवित कैसे रहता है? क्या उसमें नॉर्मल आरबीसी होती हैं? यस, आरबीसी होती। वो आरबीसी सिकल सेप आरबीसी में बदलने की क्षमता रखती हैं। इसी को सिकलिंग कहते हैं। सिकलिंग के लिए 2 फैक्टर जिम्मेदार हैं, या तो शरीर में हाइपोक्सिया हो जाए या परफ्यूजन कम हो जाए। तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है शरीर में जिनके दौरान नॉर्मल आरबीसी सिकल सेप आरबीसी में कन्वर्ट हो जाती है? तो ये वो सारी की सारी कंडीशन, हाइपोवोलेमिया, डिहाइड्रेशन, डायरिया, वोमिटिंग, हाई एटीट्यूड, प्रेगनेंसी, स्ट्रेस, हाइपोक्सिया। अगर ये सिकलिंग शरीर में ज्यादा होगी तो क्या होगा? शरीर की ब्लड वेसल को सिकल सेप आरबीसी अवरुद्ध कर देंगी, जिससे आर्टीरियल ऑक्लूजन आने पर बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट में ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी। ब्लड सप्लाई कम होना या बंद होने की वजह से यह हिस्सा नीला पड़ जाएगा। साथ में इसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन से लैक्टिक एसिड बनेगा, जिससे दर्द होगा। खासकर ये हाथ और पैरों की छोटी छोटी ब्लड वेसल में कॉमन होता है। इस पर्टिकुलर अवस्था को नाम देते हैं हैंड एंड फुट सिंड्रोम, जिसका मतलब है हाथ पैरों में तेज दर्द होना और साथ में नीले पड़ जाना। तो ये सिकलिंग हो गया। और इस सिकलिंग के लिए कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिए। इसके बाद अपन ने पढ़ा कौन कौन से डायग्नोस्टिक मेजर अपन काम में लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले बीमारी का डायग्नोसिस होगा 6 महीने पर। बीमारी का डायग्नोसिस होगा 6 महीने पर। इससे पहले एक चीज और पढ़ा दी थी, हीमोग्लोबिन के 3 टाइप,
सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता फीटल हीमोग्लोबिन में, सबसे कम ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता सिकल सेप्ड हीमोग्लोबिन में, और तीसरा जो आपके मेरे अंदर है हीमोग्लोबिन ए और एफ में क्या अंतर है, वहां पर बीटा चेन है जबकि यहां पर गामा चेन है। इस गामा को बीटा में बदलने में कितना समय लगता है, 6 महीने का समय लगता है। इसलिए यह बीमारी जन्मजात ही डायग्नोस नहीं होती, यह 6 महीने के बच्चे में सामान्यतः डायग्नोस होती है। आगे जो इन्वेस्टिगेशन है हिस्ट्री में 6 महीने के बाद आएगा बच्चा आपके पास। इंस्पेक्शन में आपको पीलापन मिलेगा या व्हाइटनेस मिलेगी, येलोनेस या व्हाइटनेस मिलेगी स्किन स्क्लेरा में। जब पालपेट करेंगे तो लीवर स्प्लीन का साइज बड़ा हुआ, पल्स रेट ज्यादा मिलेंगी। उसके अलावा आगे बढ़े, कौन कौन सी जांच, सीबीसी में ये तीनों कंपोनेंट कम मिलेंगे, सोनोग्राफी में हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, लीवर फंक्शन टेस्ट में बिलीरुबिन ज्यादा, एरिथ्रोपोइटिन रेटिकुलोसाइट काउंट ज्यादा होंगे। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के दौरान एबनॉर्मल शेप की आरबीसी मिलेगी। कंफर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया आंसर है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफेरेसिस। उसके अलावा क्या मैनेजमेंट एस्पेक्ट हैं, तो सबसे पहले उसको सलाह देनी है, एडवाइज, दूसरा टेम्परेरी मैनेजमेंट और तीसरा परमानेंट मैनेजमेंट। तो कौन कौन सी सलाह दोगे, सिर्फ 2 सलाह। शरीर में ना तो हाइपोक्सिया होना चाहिए ना हाइपोवोलेमिया होना चाहिए, बस इनका ध्यान रखना है। ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़े और साथ में पानी की कमी नहीं पड़े, जिंदगी भर ऐसा अपन को करना है तो मैक्सिमम रेस्ट करे, पानी की कमी नहीं होने दे, बाहर वाले गेम नहीं खेले, इंडोर गेम खेल सकता है। देखो यहां पर बाहर वाले गेम नहीं खेलना, यही सेम लाइन आगे मैं हीमोफीलिया में लिखाऊंगा, बट हीमोफीलिया में लाइन लिखाने का उद्देश्य है आउटडोर गेम खेलेगा तो चोट लगेगी और ब्लीडिंग होगी, चोट लगेगी और इंसान को ब्लीडिंग होगी। यहां पर आउटडोर गेम खेलने से रोकने का उद्देश्य ब्लीडिंग नहीं है, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, सिकल सेल एनीमिया में कहीं भी ब्लीडिंग नहीं हो रही है। रोकने का उद्देश्य बाहर जाएगा, गेम खेलेगा, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी और शरीर में हाइपोक्सिया होगा। हीमोफीलिया में अपन मना करते हैं क्योंकि वहां ब्लीडिंग होती है। ऊंचाई वाले स्थानों पर नहीं जाना है, साथ में इन्फेक्शन से हमेशा बचाकर रखना है क्योंकि इसके अंतर्गत स्प्लीन का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखनी है, हर साल में 2 साल में एक बार आए तो ब्लड लगा दो और ये गोली को लगातार चलने दो। क्यों दे रहे हैं ये गोली, इसका मतलब क्लियर हो गया। और लास्ट में परमानेंट मैनेजमेंट क्या होगा, आंसर है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो इट इज द ऑल अबाउट एस्पेक्ट ऑफ सिकल सेल एनीमिया। क्या क्या पढ़ाया, यदि उनके पर्टिकुलर टॉपिक्स की बात करूं, परिभाषा हो गई, नंबर 2 एटियोलॉजी हो गई, नंबर 3 अपन ने बात की पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक मेजर और मैनेजमेंट, ये चीजें सारी हो गई। साथ में 2 और पॉइंट हैं जिनके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। एक तो सिकलिंग क्या होता है वो आपको समझा दिया, और हीमोग्लोबिन कितने तरह का होता है, किस किस में होता है, हीमोग्लोबिन कितने तरह का होता है और किस किस में होता है, ये टोटली आपको समझा दिया। तो मेरे हिसाब से सिकल सेल एनीमिया टोटली समझ में आ गया। एक छोटा सा पॉइंट बचा है जिसका नाम है सिकल सेल क्राइसिस, जिसको अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ में कल की क्लास में अपन थैलेसीमिया को भी पढ़ेंगे। तो आज के अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक्स टू ऑल।